अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। हुमा मसरूफियत की वजह से हमारे दरमियान नहीं है, आज हमारे दरमियान नहीं है, वैसे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान ही है। सो शी विल बी जॉइनिंग अस बैक इंशाल्लाह सून, बट मीनवाइल बहुत सी खबरें हैं जो आपको बतानी हैं। वी हैव टू प्रेप यू अप फॉर द डे। भाई कल पहला दिन था टेस्ट मैच का, जो तीसरा टेस्ट मैच है, फैसला कुन टेस्ट मैच है, पिंडी का टेस्ट मैच है, और 267 रन इंग्लिश टीम ने उस पिच पे भी अगर बना लिए तो वुड इट बी कंसिडर्ड अ गुड स्कोर? क्या हम उससे लीड ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? ये सारी बातें हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। इस वक्त पाकिस्तान यानी कि अब से कुछ देर बाद अपनी इनिंग का दोबारा आगाज करेगा, अपनी पहली इनिंग आगे बढ़ाएगा। 73 रन बना चुके हैं, 3 खिलाड़ी हमारे आउट हो चुके हैं। हमारे कप्तान शान मसूद और सऊद नायब कप्तान हमारे 16 रन के साथ गालिबन इस विकेट पर मौजूद हैं। इस बारे में तो हमने आपको बताना ही है और कुछ देर में हमें एक्सपर्ट्स भी ज्वाइन, लेकिन मीनवाइल ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा 13 माह और 8 दिन गुजारने के बाद आज अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं, और इस आला तरीन ओहदे से वो इंसाफ कर पाए या नहीं कर पाए, इस बारे में जितने मुंह उतनी ही बातें हैं। मिली जुली आ रहा है उनके फैसलों के बारे में। बाज़ हल्कों की जानिब से एतराज़ सामने आया, बाज़ की तरफ से बहुत सराहा गया, तनकीद भी होती रही। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जस्टिस काजी फाइज ईसा से पहले दिन से शिकायत थी, प्रॉब्लम थी, वो आज तक बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबी निशान से महरूमी के बाद PTI जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसलों को जानिबदारी की नज़र से देखती रही PTI, बल्कि खुलेआम उन पर अदम एतमाद का इजहार भी करती रही। किसी से ढकी छुपी बात उन्होंने रखी नहीं। उन्होंने कहा जी हमें आप पे एतमाद नहीं है, और ज़ाहिर है मामला वो यहाँ से तो जोड़ते नहीं है। आपको मालूम ही है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तब काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया था। ये मामला वो तब से जोड़ते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में आम इंतखाबात हुए, जिसकी शफाफियत पर सवालात उठे। उन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। वो साथ ही जजों के दरमियान इख्तलाफात को दूर करने में भी नाकाम रहे। उनके बारे में तासुर था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुखालफत के सख्त खिलाफ हैं, मगर चीफ जस्टिस बनने के बाद उनके इस मौक़िफ़ में कमज़ोरी देखी गई है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये तस्लीम भी करना पड़ेगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपने अहद में अपने ओहदे की मुद्दत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कुछ नई रिवायात भी डाली हैं। सियासी नौयत के अहम तरीन मुकदमात को TV चैनल्स पर बराह रास्त नशर किया गया, जिससे बहुत कुछ वाज़ेह हो गया। काजी फाइज ईसा वो पहले जज हैं जिन्होंने अपने तमाम असासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाले, पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम की, अपने इख्तियारात खुद कम किए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस और मुतअद्दिद ऐसे केसेस हैं जो उनके क्रेडिट पर हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तौहीन अदालत और ख़ास तौर पर ज़ाती मामलात में बहुत बर्दाश्त और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। जुडिशल एक्टिविज़म से दूर रहे, जजेस अपने चीफ से मुतासर हुए बगैर आज़ादाना फ़ैसले करते दिखाई दिए। ऐसे फ़ैसले भी आए जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद अक़लियती जज बनकर रह गए। एक तासुर था कि वो एक्सटेंशन के लिए मज़ीद 3 साल तक अपना ओहदा इंजॉय करेंगे। एक उसूल पसंद शख्स की तरह वो अपनी मुद्दत पूरी करके अब रिटायर हो रहे हैं, और इस पर तो उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा। और भी बहुत से मामलात हैं जिस पे उन्हें क्रेडिट दिया जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो उन्हें क़तई तौर पर किसी भी किस्म का कोई क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। माहिर कानून साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान शाह खाबर एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी बात करेंगे। कुछ और लोग भी हमारे साथ होंगे। शाह साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का दौर इख्तिताम पजीर हो रहा है। उनके दौर की तारीफ़ करने वाले भी लोग हैं और शदीद तनकीद करने वाले भी लोग हैं। आपकी नज़र में जस्टिस काजी फाइज ईसा क्या लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं? देखिए, कोई भी चीफ जस्टिस जब रिटायर होते हैं तो उनकी एक लेगेसी होती है और उनसे बहुत सारी चीज़ें मंसूब होती हैं, अच्छी भी बुरी भी। अब जाहिर है कि हर इंसान जो है वो बिल्कुल उसमें गलतियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप ये देखें कि बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो काम किए वो बड़े मुस्तहसन काम थे। उसमें एक तो ये था कि उन्होंने आते ही जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो एक मामला था उसको टेकअप किया, उसके ऊपर एक फ़ैसला दिया। उसके अलावा भी आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था वो पिछले कोई 10-12 साल से जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने टेकअप किया और उसको भी डिसाइड किया। और इसके अलावा बहुत सारी जो है आइनी जो मामलात थे उनके ऊपर भी उन्होंने, सबसे बड़ी बात यह है
कि बड़े बड़े बेंचेस तश्कील दिए। पहले एतराज़ ये होता था कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उसमें जो है वो 3 रुकनी बेंचेस जो है वो फैसला करते थे, लेकिन इन्होंने आके ये रवायत डाली कि इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे जो है वो पूरा जो है वो कोर्ट उसको कॉन्स्टिट्यूट किया। तो एक उन्होंने, और उसमें अलग बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं वो अक्सरियती राय से होती हैं और वही नाफिज़ुल अमल होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उस पर डिसेंट करते हैं, इख्तलाफी नोट लिखते हैं, वो भी जुडिशल जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उनका दौर जो है वो मुख्तसर था, लेकिन एक अच्छा दौर था जिसमें उन्होंने अच्छी रवायात कायम की। अच्छा शाह साहब, एक और बात, चीफ जस्टिस गुजरे हैं जो अब ज़ाहिर है उनका आखिरी दिन है, रिटायर हो रहे हैं आज। बड़ा पॉलिटिकली एक्टिव दौर भी था, बड़ा पॉलिटिकली गर्म दौर भी था, बहुत सी वजूहत हैं। पीटीआई अपोजिशन में दोबारा थी तो सर्टनली पॉलिटिकली गर्मा गर्म तो होना ही है मामला। आपकी नज़र में ख़ास तौर पर जो सियासी मामला थे उन्हें किस तरह इन्होंने हैंडल किया? क्या इससे बेहतर हो सकता था? देखिए वो ऐसे ही हो सकता था ना। देखें अब अगर हम माजी देखें तो जो भी आइनी मामलात जिसमें कि पॉलिटिकल जो है वो उसके नताइज निकल सकते हैं या असरात हो सकते हैं, उस पर हमेशा जिस फरीक के हक़ में फ़ैसला होता है वो उस पर एतराज़ करता है, जिसके हक़ में होता है वो उस पर उसकी तारीफ़ के पुल बांधता है, और जिसके ख़िलाफ़ हो तो उसको वो मुतनाज़ा बनाता है। तो उसके लिए जो एक कंसिस्टेंट डिमांड थी बार एसोसिएशंस की भी, बार काउंसिल्स की भी, कि ऐसे मामलात के ऊपर छोटे बेंचेस न बनाए जाएँ बल्कि बड़े बेंचेस तश्कील दिए जाएँ। तो उन्होंने ऐसे मामलात को बड़े बेंचेस के सामने रखा, उसमें बहुत सारे फैसले आए। आपने देखा कि वो जो मखसूस नशिस्तों वाला जो केस था उसमें 8 रुकनी अक्सरियती बेंच ने जो है एक फ़ैसला दिया, उसके बाद जो है दूसरे जजेस ने जो है वो अलग अलग अपने इख्तलाफी नोट दिए। तो मैं समझता हूँ कि उनकी ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने मखसूस बेंचेस नहीं बनाए और अहम नौइयत के जो आइनी मामलात थे उनको बड़े और लार्जर बेंचेस के सामने रखे। अब आने वाले चीफ जस्टिस की बात कर लेते हैं। शाह साहब अब चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस याह्या अफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बन गए हैं। 26वीं तरमीम के बाद ये ज़रा और तरह की सुप्रीम कोर्ट होगी, कुछ आइनी बेंचेस भी होंगे, इख्तियारात भी कुछ महदूद होंगे। तो क्या काजी साहब के मुकाबले में जस्टिस अफरीदी के लिए कुछ आसानियाँ देख रहे हैं या फिर ये भी बड़ा गर्मा गर्म दौर ही होगा? देखिए जस्टिस अफरीदी को जितना मैं जानता हूँ और पूरी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी जानती है, उनका बतौर वकील भी और बतौर जज हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट और एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और अभी हम उनको देखेंगे एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका एक बड़ी अच्छा एक शानदार माजी रहा है। उनकी हैसियत हमेशा एक गैर जानिबदार की रही है, और आपने देखा होगा कि उन्होंने जो अहम नौइयत के जो आइनी मामलात थे, सियासी मामलात, उसमें उन्होंने अपनी जानिबदारी जो है हमेशा पेश नज़र रखी, और उन्होंने पार्लियामेंट की जो इख्तियारात हैं उसमें कम इंटरफेरेंस को जो है वो तरजीह दी। तो मैं समझता हूँ कि जो आइन में जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो लेके चलेंगे, और मैं समझता हूँ कि उनका दौर जो है वो बतौर चीफ जस्टिस अदलिया के लिए एक अच्छा दौर होगा। तो उम्मीद तो सभी करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका शाह कावर एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी कमिंग बैक टू द क्रिकेट, भाई पिंडी टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान टीम आज 3 विकेटों के नुकसान पर 73 रन से अपनी इनिंग आगे बढ़ा रही है। बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। अब पिंडी में हुआ क्या पहले दिन? पिंडी में पंखों और हीटर्स से जो तैयार की गई थी पिच, इसने स्पिनर्स का बड़ा साथ दिया। स्पिनर्स के लिए बड़ी जन्नत सी साबित हुई। एक ही दिन में 12 बैटर्स को पेविलियन की राह देखना पड़ गई। सीरीज़ का आखिरी, इनफैक्ट 13 सीरीज़ का आखिरी और फैसला कुन मैच खासा दिलचस्प हो गया है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने वाली इंग्लिश टीम पहली इनिंग में 267 रन बनाकर आउट हुई है। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 10 की 10 विकेटें अपने नाम की। स्पिनर्स का जादू चलता देखकर कप्तान शान मसूद ने फास्ट बॉलर को आजमाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। 85-89 के बाद कोई हमारी बॉलिंग चेंज हुई थी। जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स भी मुश्किलात का शिकार नजर आए। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब और कामरान गुलाम बस आए गए। और इस वक्त सूरत हाल क्या है जी? 194 रन का खसारा बाकी है, जो पिच को देखते हुए पाकिस्तानी बैटर्स के लिए मुश्किल बन सकता है। जिस तरह मेहमान टीम के जेमी स्मिथ और तेज़ रफ्तारी से 89 रन वो बना गए, अब
किसी न किसी पाकिस्तानी बैटर को ऐसी गैर मामूली इनिंग खेलना होगी। ये मैचेस आप बाय द वे जियो सुपर पर बराह रास्त देख रहे हैं, होपफुली देख रहे होंगे। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे मौजूद हैं भाई हमारे सिकंदर बख्त। थैंक यू सिकू फॉर बीइंग विद अस। अब बताइएगा, पिंडी टेस्ट के पहले दिन के इख्तिताम पर स्कोर लाइन बज़ाहिर बैलेंस आपको लग रही है? हमें तो लग रहा है 267 इज़ गुड। हमें शायद कहीं स्ट्रगल ना करनी पड़ जाए। कैसे हम बरतरी हासिल कर सकते हैं, और इस वक्त किसका पलड़ा भारी है, इंग्लैंड या पाकिस्तान? देखिए, इस वक्त जो मैच है वो एक दिन में अगर किसी भी टेस्ट मैच का पहला दिन हो, उसमें 13 विकेटें गिर जाएं और इतने रन्स भी अच्छे खासे हो गए हैं, वैसे 300 रन हो गए हैं, और अगर 13 विकेटें गिर जाएं तो उसका मतलब है कि ये मैच 4-4.5 दिन में इसका फैसला 100% हो जाना है। और ये पिच जितने देर चलती रहेगी। और पल्ला किसका भारी है? देखिए, पाकिस्तान का एक वक्त बहुत ज़बरदस्त था कि 156 हो गए थे, 6 हो गए थे बल्कि। उसके बाद जो 100 रन की पार्टनरशिप लगी है, उसने जो है ना खेल पाकिस्तान के हाथ से थोड़ा सा निकाला है। तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान ने फिर आके 3 विकेटें लूज़ कर दी, तो पाकिस्तान को इस वक्त एक अच्छी तगड़ी किस्म की पार्टनरशिप चाहिए और प्रॉपर क्रिकेट खेलें। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हर लड़का स्वीपें, रिवर्स स्वीपें, पता नहीं क्या क्या मार रहा है। तो वो जो पुराने ज़माने की क्रिकेट होती है, जिसको हम 1980 की क्रिकेट कहते हैं, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेलें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और हमें ज़ाहिर है जेमी स्मिथ की इनिंग ने बड़ी जान डाली है। 118 पे 6 थे इंग्लैंड के, उसके बाद 89 जो उनकी तरफ से आए हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसी परफॉर्मेंस लाजमी है। अब आज दूसरा दिन है सिकू भाई, रावलपिंडी की पिच मुल्तान की पिच की तरह ही ऐसा लग रहा है कि बिहेव कर रही है। नेचुरली तो ये पिच स्पिन फ्रेंडली नहीं है, लेकिन इस पर और तरीके से काम किया गया है। तो क्या ये पिच आज भी पहले दिन की तरह ही बिहेव करती नज़र आएगी हमें, या इसमें बैटर्स के लिए कुछ आसानी पैदा हो सकती है? नहीं, देखिए, जो मुल्तान की पिच थी वो तो डबल मैच हुआ है ना उस पर। उसी पिच पे पहले टेस्ट मैच ख़त्म हुआ, फिर उन्होंने दोबारा उसी को रोल करके फिर उसको खिला दिया। तो वो तो कह लें कि उस पर 2 मैच हो गए थे। ये इसको ज़बरदस्ती बनाया गया है। तो ये दिन हर दिन के साथ साथ ये पिच जो है और भी बैटिंग के लिए तो कभी भी साजगार नहीं होगी, मगर ये बॉलर्स को हेल्प करती चली जाएगी। जब टूटेगा इसका सरफेस तो और ब्रेक होगी, इसमें बाउंस भी आएगा। तो पाकिस्तान के लिए जो सेकेंड इनिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले इनिंग की लीड लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ पाकिस्तान को अगर 250 से ऊपर रन्स करने पड़ गए आखिरी इनिंग में और इस पिच के ऊपर, तो हालात इतने मज़ेदार नहीं होंगे। अच्छा, अब जाहिर है पहली इनिंग में लीड लेना बहुत ज़रूरी है, ये तो बात तय है। अब पाकिस्तान के बैटर्स से हमें उम्मीदें हैं भी, लेकिन मसले भी हैं, और कोई एक आध अच्छी इनिंग खेल ले तो फिर शायद हमारी बात बन सकती है। आपको लगता है कि इस सूरत हाल में वी वुड बी एबल टू टेक द लीड? मेरे ख्याल से लड़के अंडर प्रेशर हैं, टेक्निकली गलत खेल रहे हैं। जो हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया कि जहाँ पिच देखें, मैंने पहले कह दिया था, जब इस पर बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है हीटर के साथ और इसको जानबूझ के सुखाया जाता है, तो जानबूझ के सुखाने से मतलब ये है कि नेचुरल नहीं सूख रही, सूरज की रोशनी से इस पर हीटर्स लगा के इसको सुखाया गया है, तो वो पिच लो हो जाती है। उसके अंदर बाउंस ने उसकी जो मिट्टी की जान होती है वो ख़त्म हो जाती है। मैंने ज़िंदगी में सारे वक्त यही देखा है, और गेंद नीचे रहने लगता है। ऐसे मौक़ों पर फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। तो हमारे लड़कों को मुझे समझ भी नहीं आ रहा, आप उठा के देख लें डिसमिसल, कई लड़के हैं, 7-8 लड़के हैं जो कि इंग्लैंड के भी हैं और हमारे भी हैं, दोनों टीमों के, वो पीछे खेल रहे हैं। ये पिच पीछे खेलने वाली नहीं है। तो हमारे लड़कों का जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी वजह है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो ये है कि अंडर प्रेशर है, एंड दे हैव टू गो एंड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट एज मच एज पॉसिबल। अदरवाइज़ ये हमारे लड़के इसी तरह बस करते रहेंगे, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। थैंक यू सिकू। और कामरान गुलाम की भी हम डिसमिसल की बात करें, बोल्ड हुए थे वो, और पहली उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ज़बरदस्त सेंचुरी वगैरह की, एंड वी आर स्टिल रूटिंग फॉर हिम। इंशाल्लाह ही विल डू वंडर्स इन द फ्यूचर। लेकिन वो जहाँ सीम होता है बॉल, वो ज़रा ऐसा लगता है कि कहीं फंस जाते हैं, और इंग्लिश टीम ने उसी का फ़ायदा उठाया। ऐसा लग रहा था कि वो स्टडी किए बैठे हैं इन्हें, और फ़ौरन उन्हें गेंदबाज चेंज किया, बॉलर चेंज किया, एंड कामरान पेविलियन लौट गए। सो ये जो आप कुछ टेक्निकल फ्लॉस का तस्करा कर रहे हैं, इस पे इंशाल्लाह दीज आर द थिंग्स जिस पे काम हो सकता है, जिस पे काम हो तो ज़बरदस्त जी, हम जीतते चले जाएंगे, और इंशाल्लाह होपफुली उम्मीद तो हमारी अच्छी है कि हम इस इनिंग में लीड लेंगे। और अभी तो दिन का आगाज़ होना है। हमारे कप्तान मौजूद हैं क्रीज़ पर, हमारे नायब कप्तान मौजूद हैं पिच पे। सो
वी वुड होप फॉर द बेस्ट। कुछ दिनों से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने हुकूमत को फैमिली लॉस से मुताल्लिक पूछे गए मामलात पर फ़िक्र अंगेज़ और गौर तलब सिफारिशात दी हैं। कौंसिल ने शादी के बाद बनने वाले असासों में मियाँ बीवी की बराबर शराकत का कानूनी मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया है। बिल में तजवीज़ दी गई थी कि तलाक की सूरत में शादी के बाद शौहर की जायदाद में होने वाले इजाफे को मियाँ बीवी दोनों में बराबर तकसीम होना चाहिए, क्योंकि इसमें बीवी की मेहनत भी शामिल होती है। कौंसिल के मुताबिक ये तजवीज़ शरई तौर पर काबिल अमल नहीं है। कौंसिल ने 3 तलाक़ें एक साथ देने के अमल को काबिल सज़ा बनाने की सिफारिश की है। ज़बरदस्त जी। जहेज़ एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सज़ा को 6 माह से बढ़ाकर 1 साल और शादी अखराजात 2500 रुपये से बढ़ाकर 2 तोला सोने के कीमत के बराबर करने की मंजूरी दे दी है। कौंसिल ने निकाह फॉर्म में थैलेसीमिया के टेस्ट कराने का कॉलम बनाने की तजवीज़ से इत्तफाक तो किया, मगर टेस्ट मुस्बत आने पर शादी की इजाज़त ना देने पर इत्तफाक नहीं किया। इस मसले पर मज़ीद गौर किया जाएगा। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने मिल्क बैंक बनाने की तजवीज़ पर सेमिनार कराने का फ़ैसला भी किया है। इस पर हम बात करेंगे। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल चेयरमैन अल्लामा डॉक्टर राग़िब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, जब से ये कानून मुतारिफ़ करवाया गया कि शादी के बाद बनने वाले असासों पर जो इजाफा होता है असासों में शौहर और बीवी दोनों का बराबर हक होगा, तो मजमूई तौर पर इसे सराहा गया, ख़वातीन के हकूक़ की जानिब एक कदम करार दिया गया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को क्या एतराज़ है? आप क्यों मोतरज़ हैं, क्यों मुस्तरद किया? इस्लाम में मलकियत का तसव्वुर आता है। ये मलकियत का तसव्वुर मर्द के लिए भी है और औरत के लिए भी है। औरत को भी इसी तरीके से कमाई की सूरत में उसे जायदाद मिल सकती है, वसीयत की सूरत में मिल सकती है, गिफ्ट की सूरत में मिल सकती है, विरासत की सूरत में मिल सकती है। तो इस्लाम के नज़दीक भले से शादी से पहले या भले शादी के बाद कोई भी जायदाद मियाँ या बीवी, शौहर या बीवी में से बनाता है तो वो उसी ही की मलकियत में तस्वुर की जाएगी और वो किसी भी तौर पर निकाह के बाद बनाए जाने वाले असासाजात तलाक़ की सूरत में या बग़ैर तलाक़ मियाँ और बीवी में बराबर तकसीम नहीं होंगे। रमज़ान के मग़रिब में औरत को भी काम करना पड़ता है, मर्द को भी काम करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। और जब वो दोनों मिलकर काम करते हैं, अगर वो मुश्तरका तौर पे कोई जायदाद बनाते हैं तो फिर वो उसमें अपने अपने हिस्से के मुताबिक हिस्सेदार होते हैं। चूँकि ये तरमीम बराह रास्त इस्लाम की मलकियत के असूलों के साथ मुतसादिम थी, जिसकी वजह से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस तरमीम को उनको मुस्तरद किया और अपनी राय का इजहार किया कि ये तरमीम आइली कवानीन में नहीं होनी चाहिए। यानी आपके मुताबिक चाहे औरत के असासों में इजाफा हो शादी के बाद, चाहे उसको अपने वालिद की तरफ से कुछ चीज़ मिले या ख़ुद वो कोई असासा बनाए, उस पर शौहर का कोई हक़ नहीं होगा और शौहर जो असासे बनाएगा उस पर औरत का, खातून का कोई हक़ नहीं होगा। अच्छा, एक और अहम नुक्ता ये भी सामने आया कि एक ही वक्त में 3 तलाक़ें देने को काबिल सज़ा जुर्म करार देने की तजवीज़ भी है। इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें सर। शरीयत इस बात का तकाज़ा करती है कि अगर तलाक देने जैसा मामला करना भी पड़ जाए तो फिर एक वक्त में एक तलाक प्रोनाउंस की जाए, बोली जाए, और फिर कुछ दिन के वक्फे के बाद, जो अमूमन 15 दिन से लेके 27-28 दिन तक हो सकता है, दूसरी तलाक बोली जाए और इसी तरह फिर वक्फे के बाद तीसरी तलाक बोली जाए। अगरचे तीनों तलाक़ें इकट्ठी देने से तलाक हो जाती है, लेकिन ऐसी तलाक इस्लाम में मुतसव्वर नहीं है और ये इस्लाम के बुनियादी उसूलों के साथ एक खिलवाड़ बन जाता है। जब कोई भी शख्स अपने हक़ के तलाक, जो कि 3 तक का है, उसे इकट्ठा इस्तेमाल कर लेता है, जिसको इस्लाम ने मना किया है, तो फिर एक ममनू चीज़ के हवाले से अगर सज़ा रखी जा रही है तो वो मुतसव्वर हो सकती है। और फिर यह भी कि लोगों को बाद में एहसास होता है कि 3 तलाक़ें इकट्ठी देने से हमारा घर तबाह व बर्बाद हो गया और बच्चों का मामला क्या होगा, और बाद में वो पछताते हैं। तो उस पछतावे से बचने के लिए और इस अमर से कि 3 तलाक़ों का इकट्ठा दिया जाने का फ़ेल सरजद ना हो,
ये तजवीज़ की गई कि इस तरह करने के ऊपर मुनासिब सज़ा रखी जाए और सिर्फ़ आइली कानून में जो तलाक़ का आर्टिकल है उसके अंदर ये तरमीम तजवीज़ की गई है कौंसल की तरफ से कि इसे अगर शामिल कर लिया जाएगा तो पाकिस्तान में जो तलाक़ की बढ़ती हुई शरह है उस पर बहुत हद तक हम काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट को ज़रूरी करार देने पे बहुत बहस चल रही है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस मौके पर इसके हक़ में भी नज़र आई है। हतमी फ़ैसला क्या हो गया है, अभी होना है, क्या राय है आपकी इस पर? वाक़तन थैलीसेमिया के मर्ज़ के हवाले से निकाहनामे में इसका इंदराज और शादी को इससे मशरूत करने का मामला कमोबेश पिछले 10 साल से ऑफ एंड ऑन चलता हुआ नज़र आ रहा है। मेंबरान ने इत्तफ़ाक़ किया कि निकाहनामे में थैलीसेमिया के रिपोर्ट का इंदराज किया जाए और एक कॉलम थैलीसेमिया या इस तरह के दीगर महलिक अमराज के बारे में निकाहनामे में लाजमन दर्ज हो, ताकि निकाह करने वाले जोड़े को ये मालूम हो कि उनके मद्देनज़र किस किस मर्ज़ में मुब्तला हैं। जहाँ तक बात है कि थैलीसेमिया के मर्ज़ में मुब्तला अफराद का निकाह ही ना हो या कम से कम उनमें से कोई एक ऐसा हो जो कि थैलीसेमिया का मर्ज़ में मुब्तला है तो दूसरा वो हो कि जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला नहीं। इस अमर के बारे कौंसिल की अभी राय यही है कि ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा और शरीयत में कोई भी ऐसा माने नहीं है कि किसी भी मर्ज़ में मुब्तला शख्स को निकाह करने से रोक दिया जाए। अगर कोई बीमार शख्स है वो निकाह करना चाहता है तो उसके निकाह करने के अमल को रोका नहीं जा सकता है। अच्छा अलामा साहब, एक और अहम बात और ख़बर ये भी है कि कौंसिल ने जहेज़ की मालियत 2 तोला सोना ज़्यादा से ज़्यादा मुकर्रर कर दी है। एक तो ये कि इस पर अमल दरामद कैसे हो सकता है ऑब्वियसली, और दूसरा ये कि जहेज़ पर मुकम्मल पाबंदी क्यों नहीं है। मतलब मालियत वाला इबहाम अगर आएगा तो इसमें फिर ज़ाहिर है कोई गुंजाइश, मतलब फिर लोग 2 तोला क्या फिर 200-2000 तोला का जहेज़ देंगे। इस्लामी निज़ाती कौंसिल के सामने तजवीज़ ये रखी गई, तरमीम ये रखी गई कि शादी के अखराजात के ऊपर आने वाला ख़र्चा 2 तोले सोने की मालियत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसी तरीके से जहेज़ की मालियत भी जो देना चाहता है 2 तोले सोने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर यह बात जहन में रहे कि ये तरमीम हुकूमत की तरफ से भिजवाई गई है और इस्लामी ज़ाती कौंसिल ने इस इंडोर्स किया है और इस तरमीम के हवाले से राय यही है कि इसमें कबाहत कोई नहीं है। जहेज़ दिए जाने का अमर नाममनू है। हम ये नहीं कह सकते कि शरीयत ने इसे मना किया है और अगर कोई अपनी रज़ा के साथ ये काम करना चाहता है तो कोई कबाहत ऐसी ना है, लेकिन इसराफ़, तब्ज़ीर और मुआशरे में दिखावे से बचने के लिए उसकी मैक्सिमम हद को मुकर्रर किया गया। इसी तरीके से इसमें 2 और तरामीम भी हैं जिनको मैं चाहूँगा कि यहाँ पे बयान करूँ। एक कि पहले दुल्हन और दुल्हा को मिलने वाले तहाइफ की मालियत किसी भी शख्स की तरफ से 100 रुपये से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। इस मिकदार को भी बढ़ा दिया गया है और ये अब 10,000 रुपये तक मुकर्रर की गई है कि अगर कोई 10,000 रुपये तक दुल्हन या दूल्हा को शादी के मौके पे तोहफ़ा पेश करना चाहता है तो तोहफ़ा दे सकता है। इसी तरीके से इसमें एक और तरमीम ये भी तजवीज़ की गई कि पहले इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को 6 माह की सज़ा मिलती थी, अब इसको बढ़ा के 1 साल कर दिया गया है। अच्छा, तोहफ़ों की भी हद थी ये। दिस इज़ समथिंग दैट वी जस्ट गॉट टू नो। थैंक यू सो मच। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा डॉक्टर राग़िब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। खैर, ये वो कवानीन हैं जो इसमें सिफारिश की गई, मंजूर कर ली गई, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों का इन्हिसार हम पे भी होता है। हमने जहेज़ देना है, हमने जहेज़ लेना है प्राइमरीली कि नहीं लेना है, इसका इन्हिसार सिर्फ हम पे है। और
ज़ाहिर है उसकी उन्होंने तौजीहात या वजूहात बयान की हैं कि ममनू नहीं है, लेकिन इफ़ यू आर कम्फर्टेबल, वैसे तो आप क्यों कंफर्टेबल हैं जहेज़ लेने में, ये ज़रा सवाल आप अपने आप से कीजिए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से हम आपको खबर दे रहे थे, इससे कबल 90,000 का संग मील उबूर कर गया है और अच्छी खबरें आ रही हैं स्टॉक एक्सचेंज से तो, और साथ ही साथ PTI के लिए भी अच्छी खबरें आई हैं। कल तहरीक इंसाफ को कल एक साथ 2 रिलीफ मिले हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को 9 माह बाद अडियाला जेल से रिहाई मिली है, किसी और केस में गिरफ्तार नहीं हुई, कोई नई हिडन FIR सामने नहीं आई। पार्टी रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात भी कराई गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा है, लेकिन पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान इसकी वाज़े तरदीद कर रहे हैं। खान साहब ने जो तरमीम पास हुई हैं उनके ऊपर बहुत अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म कर दी गई है और रूल ऑफ लॉ के बगैर जमहूरियत नहीं होती। पाकिस्तान की अवाम ही इसके लिए खड़ी होगी, इसके खिलाफ खड़ी होगी तो ही बात बनेगी। तो अब पाकिस्तान की अवाम, पब्लिक और वर्कर्स इंशाअल्लाह खान की कॉल के ऊपर जब भी खान जो है कहेंगे हम आएंगे, मार खानी पड़ी मारें भी खाएंगे, जेलें भी भुगतेंगे और जो मुसीबत हुई वो फेस भी करेंगे। इंशाअल्लाह खान का कॉज जो है वो पूरा करेंगे। बुशरा बीबी रिहाई के बाद पहले बनीगाला पहुंची, फिर पार्टी का सियासी मरकज़ बने शहर पेशावर का रुख किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की, भरपूर प्रोटोकॉल में पहुंची। फैसला हुआ कि फ़िलहाल बुशरा बीबी वज़ीर आला KP हाउस की एनेक्सी में ही ठहरेंगी और कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ मुल्की एहतजाज की तैयारी भी कर रही है। अली अमीन गंडापुर इसका पहले ही ऐलान कर चुके हैं, जबकि इमरान खान से मुलाकात के बाद फैसल चौधरी ने भी मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया, जो अभी आपने सुना ही था। तहरीक इंसाफ की पार्टी क़यादत की तरफ से मुल्की एहतजाज की फ़िलहाल कोई तैयारियाँ नज़र नहीं आती हैं। ऑल्दो इससे पहले होने वाला एहतजाज भी आपको पता है कि भी हुकूमत के ज़ोर पर ही होता है। शायद यही वजह है कि बुशरा बीबी ने पेशावर ही का इंतखाब किया है ठहरने के लिए, कि हो सकता है कि वो किसी मुमकिन एहतजाज की ज़िम्मेदारी ख़ुद कबूल करें, ख़ुद लीड करें। ये भी कहा जाता है कि सियासी ख़ानदानों के लोग जेल से कोई सबक सीखें ना सीखें, लेकिन सियासत ज़रूर सीख के आते हैं। सो दिस इज़ ऑल येट टू बी सीन। अली अमीन बाय द वे और गौहर अली खान जो डील का तासुर दिया जा रहा है बुशरा बीबी की रिहाई से मुताल्लिक, उनका इस बारे में क्या कहना था, ये सुन लीजिए। मैं एक बात की आपको तरदीद करूं, जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में ना रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में ना होते। बीबी के जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए, बीबी भी प्रेशर डाला जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू होंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी। बीबी का तो शखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था, बीबी का तो शखाना के लिस्ट में नाम नहीं था। आप जितनी मर्जी हो कोशिश करें, आवाम खान साहब के साथ है, उसके नज़रिए के साथ है। PTI में एक नई जान तो पड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बराए आला तालीम मीना खान आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। आफरीदी साहब, बुशरा बीबी की रिहाई हो गई है, पार्टी रहनुमाओं को इमरान खान से मुलाकात का मौका मिल गया है, सख्तियों में ऐसा लग रहा है कुछ रिलीफ आया है, ये आ रहा है या वक्ती रिलीफ है, लेकिन कुछ रिलीफ तो है। खुश हैं आप लोग? खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, फिर उसके बाद बुशरा बीबी की गिरफ्तारी, फिर नॉन स्टॉप जो है एक केस के बाद दूसरा केस, उसके बाद तीसरा केस, और अब आखिरी जो है आपने देखा कि जो 26वीं तरमीम है उसको पास किया गया, खान साहब से मिलने ना दिया गया। हमारा जो हक है, बुनियादी आईनी हक है कि हम जो है एहतजाज कर सकते हैं, उसको सलब किया गया। बुशरा बीबी जो है इसके निकलने का आप बिल्कुल भी उसके साथ लिंक ना करें कि हमें जो है आसानियां मिल रही है, बल्कि बुशरा बीबी एक गैर सियासी औरत में जो है वो बेगुनाह 9 माह की जेल काटी है। तो ये जो 9 माह गुजरे हैं इसका भी जो है फिर हिसाब देना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि जो हमारे साथ जुल्म और फिसाइयत का सिलसिला है वो अभी रुका नहीं है, बल्कि ये जो है इनका सोचे कि मजीद इसको चलाए। अच्छा आफरीदी साहब, 26वीं आईनी तरमीम के फौरी बाद ये इशारे तो मिल रहे थे कि तहरीक इंसाफ इस पर एहतजाज करेगी। वज़ीर आला KP ने खुद मुल्कीर एहतजाज का ऐलान भी किया, लेकिन पार्टी की मरकज़ी क़यादत अभी तक खामोश ही है। मतलब सलमान अकरम राजा साहब ने तो कैटेगोरिकली कह दिया कि भाई हम किसी सोशल मीडिया प्रेशर में नहीं आएंगे, हम अपने बच्चे कारकुन नहीं गिरफ्तार करा सकते, एहतजाज तब करेंगे जब मौका होगा। तो क्या रैंक्स में कोई कन्फ्यूजन है? गंडापुर साहब की कॉल का इंतज़ार करें कारकुन, या पार्टी चेयरमैन की कॉल का इंतज़ार करें? देखिए, बड़ी यकसुई है
क़यादत के फैसलों के अंदर हमारी जो फोरम्स हैं, पॉलिटिकल कमेटी है या कोर कमेटी है या जो हमारी लीडरशिप है, वज़ीर आला साहब ने भी कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा और दो तीन ऐसे और भी कहा कि छठी आईनी तरमीम के बाद जो है अगर ये इसको वो नहीं करते तो हम इसके ऊपर भरपूर एहतजाज करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, उन्होंने भी कहा है, लेकिन दोनों ने ये बात की है कि हम इस दफा आएंगे तो भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। तो ये मैं आपको बात बताता चलूँ, हम इंशाअल्लाह ताला डेट भी देंगे, हम एहतजाज भी करेंगे और मशावरत के साथ चेयरमैन साहब के साथ भी मशावरत होगी। पूरी मशावरत के बाद जो है हम एक बाकायदा डेट अनाउंस करेंगे और इस दफा जो है आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की ऐसी तैयारी होगी कि फिर जो भी टारगेट रखेंगे उसको अचीव करेंगे। अच्छा, अभी भी आप कह रहे हैं प्लानिंग है, पूरी मुशावरत के बाद डेट अनाउंस होगी। अब वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा का तहरीक इंसाफ की सियासत से एटलीस्ट खान साहब ये कहते रहे हैं कि वो तो गैर सियासी हैं, लेकिन अब वो जेल में भी रह के आ चुकी हैं, उनकी एक अपनी सियासी जद्दोजहद नज़र आ रही है। तो आफरीदी साहब, पार्टी मामलात में किसी न किसी लेवल पर मुतहर्रिक वो पहले भी रही हैं, आपको पता ही है, चाहे वो उस्मान बुस्तार का मामला हो या दीगर कुछ और मामलात हों। अब भी पार्टी उन्हें एक रहनुमा जैसा ही प्रोटोकॉल दे रही है, तो बुशरा बीबी साहिबा का सियासी किरदार अब हमें ज़्यादा नज़र आएगा, इस बारे में पार्टी में डिस्कशन है? देखिए, बुशरा बीबी साहिबा ने जो है वो उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब ने भी कहा है वो है गैर सियासी घरेलू बाकायदा औरत है और उन्हें जो है 9 माह जो है नाहक जेल काटी है और उनका सिर्फ ये गुनाह है कि वो इमरान खान साहब की अहलिया है और उनको जो है तोड़ने के लिए जो है उनका हौसला तोड़ने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया। इमरान खान साहब ने जो फैसले किया, हमारे चेयरमैन साहब ने, उन्होंने अगर इनको सियासत में लाना था तो फिर अपने पास इनको ही चेयरमैन बनाते। उन्होंने गौर साहब को चेयरमैन बनाया और इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकल कहा है कि मेरे खानदान में से जो है वो इस चेयर पे भी कोई नहीं आएगा। और बुशरा बीबी ने भी बारहा अपने इंटरव्यूज में कहा है कि मैं जो है वो एक्टिव सियासत में मेरा कोई इरादा नहीं है, तो अभी तक वो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी साहब, पार्टी को जिस तरह की जद्दोजहद करना है इसके लिए सर्टनली सियासी हलीफ साथ हों तो फ़ायदा ही होगा। आपकी उम्मीदें मौलाना फजलुर रहमान साहब से वाबस्ता रही हैं, लेकिन तासुर ये मिल रहा है कि इमरान खान साहब को अब मौलाना से कुछ शिकायत पैदा हो गई हैं। सो क्या JUIF के साथ चलने का चैप्टर बंद समझा जाए या अभी भी आगे साथ चलेंगे? देखिए, आपको पता है कि खान साहब जो है उनको 3 अक्टूबर के बाद से उनके ऊपर मुलाकातें बंद थी। फिर अमेंडमेंट से एक दिन पहले उनको मुलाकात करनी दी गई और वो बिल्कुल ये सारे प्रोसेस से बाखबर थे, उनको ब्रीफ किया गया सारी चीज़ों के ऊपर। अब ये प्रोसेस जो है, जो क़यादत का उनसे मुलाकात है या हमारी वकीलों का उनसे मुलाकात है, इसके बाद ही जो है खान साहब डिसाइड करेंगे। लेकिन फिल वक्त आपको पता है कि हमारी मौलाना के साहब के साथ इंगेजमेंट और बाकी जो अपोजिशन जमाते हैं उनके साथ एंगेजमेंट रही है और खान साहब ने जो है ये उनकी जैसे ही पिछले 3-4 माह से जो है उनके साथ एंगेजमेंट होती रही है। तो मेरे ख्याल में ये जो है ये एंगेजमेंट आगे भी चलेगी, लेकिन ऑब्वियसली आखिरी फैसला जो है वो चेयरमैन इमरान खान साहब की है कि आगे हमने कैसे चलना है। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बराए आला तालीम मीना खान आफरीदी साहब और बता रहे थे कि एहतजाज का प्लान अभी भी है, मुशावरत होगी और अपने सियासी हलीफों को भी साथ लेकर चलेंगे। और 2 इत्तलात ये थी कि इमरान खान साहब ने पूछा जेल में अपने साथियों से जो उनसे मिलने गए थे कि JUIF ने या मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम पे वोट दिया या नहीं दिया और क्या उसके हक़ में वोट दिया, तो उन्हें बताया गया कि जी उन्होंने उनके हक़ में वोट दिया है। अच्छा जी, अब लेट्स सी, बुशरा बीबी जो अब रिहा हो गई हैं, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियों का इंदिया है कि आने वाले दिनों में उनके लिए आसानियां हैं या फिर एक स्टैंड अलोन इवेंट है? और हमने राना सना का इंटरव्यू भी देखा जिसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं, जो बहनें हैं उनकी भी जल्द रिहाई मुमकिन होनी चाहिए। और उन्होंने कैटेगोरिकली ये भी कहा कि चाहे उनकी अहलियाँ हों या उनकी बहनें हों, इस तरह से मुकद्दमात उन पर नहीं बनने चाहिए। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और फैसलाबाद में बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक वाक़या हुआ है। फैसलाबाद में डाकुओं ने पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को लूट लिया। भाई
अब पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को लूट लिया से हम सुन के यही मतलब अखज़ करते हैं ना कि उसकी या तो मोटरसाइकिल छीन ली है या उसका मोबाइल ले लिया, लेकिन डाकुओं ने असलहे के ज़ोर पर 2 पिज़्ज़ा छीने उससे और फिर वहाँ से फ़रार हो गए। अब पुलिस ने पिज़्ज़ा छीनने का मुकदमा भी दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। भाई पकड़ तो होनी चाहिए। पुलिस के मुताबिक दानियाल गार्डन में 23 अक्टूबर की रात एक बजे के करीब कोई पिज़्ज़ा डिलीवर करने जा रहा था बज़रिए फ़ोन। ज़ाहिर है ऑर्डर मौसूल हुआ और कैसे होना है। अब माजिद पिज़्ज़ा डिलीवर करने के, दानियाल गार्डन जगह का नाम है, माजिद लड़के का नाम है। सो पहुंचा वहाँ पे तो मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने असलहे के ज़ोर पर दोनों पिज़्ज़े छीन लिए और वहाँ से फ़रार हो गए। पुलिस ने थाना सदर में 1800 रुपये मालियत के 2 पिज़्ज़े छीनने पर डकैती के इल्ज़ाम में 2 नामालूम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनकी तलाश शुरू कर दी है। सो लेट्स सी अब ये पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते हैं। अब पता नहीं अब इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए। बहुत लग रही थी डाकुओं को, या फिर वो दिल से डाकू नहीं बनना चाहते थे, लेकिन अगर उनके पास असलहा था तो वो असलहा उन्होंने सिर्फ पिज़्ज़ा छीनने के लिए तो नहीं रखा हुआ था। सो असलहा तो वो ज़ाहिर है उससे तो और लूट मार हो सकती है। सो क्या इसके पीछे मुहर्रिकात हैं जो जब डाकू पकड़े जाएंगे, गिरफ्त में आएंगे पुलिस की, तभी पता लगेगा क्या तो वाकई हालात इतने ख़राब हैं कि डाकू बनना नहीं चाहते थे, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने सोचा चलिए पिज़्ज़ा छीन लें, या फिर क्या सोच रहे थे वो, या फिर वो घबरा गए, या पहली वारदात थी कि उन्होंने सोचा कि चलिए पिज़्ज़ा छीनने से शुरुआत करते हैं, उसी पे पकड़े जाएंगे, देख लीजिएगा। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा जी, पाकिस्तान में नौजवानों की बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों की मौजूद है जो जर्मनी जाकर पढ़ना चाहते हैं। वैसे जर्मन ज़बान उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है। अब वहाँ जाके वो समझते हैं रोज़गार के मौक़े भी उन्हें मिलने चाहिए, लेकिन हर किसी की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है। अब पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर हैं एल्फ्रेड ग्रानस, उन्होंने खुशखबरी सुनाई है कि वो तलबा के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं और जर्मनी में हुनरमंद अफराद के लिए भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ये बात उन्होंने माहिर तालीम और ये करियर काउंसलर सैयद आबदी साहब के साथ गुफ्तगू में बताई है। सुन लीजिए उन्हें खुद ही। The priorities for our cooperation with Pakistan are climate and energy, and sustainable economic development, where also the technical and vocational education falls under, and health and social protection. Those are the main areas. So under this umbrella, last year we committed 163 million euros new funds for projects in those areas, and which takes the development cooperation since 1961, I have to admit, but up to almost 4 billion euros now. When I was here last time, you mentioned, and I think it's now active, a visa for skilled people that Germany is looking at from various countries, and it's open to Pakistan as well, where high skill young people with specialty qualifications can go. I think it's called the Chance Karte, or it's an opportunity visa. How is it going to help the young people, and what are your views on that? Okay. Now that's actually an important piece of new legislation we just implemented, or just was passed, and now it's getting implemented in Germany, which should promote the migration of skilled workforce towards Germany in several areas where there is a need. We defined and then also have a look at it regularly, what actually the labor market needs. We have just started to implement it here, and we are also just about to try to set up the infrastructure and also the procedures, how it works. So at the moment, what is easily possible is if you do have already a contract because of your qualifications and skills, that can be processed rather swiftly. The way how we can deal with the so-called chance cards, that are people that do not have a work contract but would have the chance just to go to Germany to look for work and for employment there. That we'll have to see how we can establish that. So it's not 100% operational now, that part, but we should be able to also start that process also here in practice at this embassy soon. But at the moment
we're not yet there. Let's start it there. Studying in Germany has become incredibly popular amongst Pakistani students. Sure. Now the demand has gone up like a hockey stick. So this is also the reason why we are always a bit behind the wave. So this year we were able to do more than last year, then also, but still the threshold was rather high. We are rather confident that for students we will get down the threshold next year, so that also not only people with what it was 3.4 but also people with lower marks could qualify for the qualifier, could get an appointment. So we're working on that. चलिए, होपफुली आपको फ़ायदा हुआ होगा और बाकी आप अपनी खुद इस पर रिसर्च कीजिए। बहुत सारा मवाद ऑनलाइन मौजूद है जर्मनी में पढ़ने के मौक़ों को लेकर, कुछ आसानियाँ पैदा करने का कह रहे हैं हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर। सो लेट्स सी उसका कब तक असर नज़र आना शुरू होता है in reality. So we would wait for that, और मतलब आप लोग जो भी जाना चाहते हैं you should look out for that. अभी हम आपको ये बता दें कि इंटरनेशनल फाइंडिंग टूर्नामेंट 3 में शिरकत के लिए भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का 11 रुकनी दस्ता वाहगा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुँच गया है। सो खुशामदीद कहेंगे मेहमानों को। पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अहदेदारों ने इस्तकबाल किया। इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट 3 में पाक भारत मुकाबले इतवार को होंगे। दिलचस्प सी मुकाबले जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। सो इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट 3। इसमें भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का 11 रुकनी दस्ता वाघा के रास्ते लाहौर पहुंच गया है। और अगर आपको ये मुकाबले देखने हैं, यू वंडरिंग कि आप कहाँ देखेंगे, इतवार को होंगे ये फाइट से मुकाबले, विच आर ऑलवेज वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच। ये जियो सुपर पर आप देख सकेंगे। लाहौर में तो आप जाके भी देख सकते हैं। उधर ओमान में जारी है एशियन क्रिकेट काउंसिल T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप, और इसका पहला सेमीफाइनल आज पाकिस्तान शाहीन और श्रीलंका ए के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जबकि टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल आज ही रात भारत और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। और मुझे लग रहा है मतलब भारत ए और अफगानिस्तान ए, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान शाहीन और भारत ए टीम फाइनल में मद्दे मुकाबिल ना आ जाएं। So there are bright chances for it. So भारत और अफ़गानिस्तान के मुकाबले में ऑब्वियसली भारत ही फेवरेट है, और पाकिस्तान और श्रीलंका के मुकाबले में होपफुली पाकिस्तान फेवरेट है। और फिर अगर दोनों फेवरेट टीमें जीत जाती हैं, इधर से पाकिस्तान और उधर से भारत, तो फिर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। और कुछ खिलाड़ी हमारी पाकिस्तान शाहीन में ऐसे भी शामिल हैं जिनको ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा है। सो लेट्स सी, हमारा पलड़ा भारी तो है अभी श्रीलंका के साथ होने वाले सेमीफाइनल में। आज रात होगा भारत के साथ सेमीफाइनल अफ़गानिस्तान का। सो दोनों टीमों दोनों मैचों में जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा आगे। फिर We have some amazing guests with us in the studios. बैले डांस थिएटर की दुनिया में एक अहम और बड़ा ही मुश्किल जॉनरा है, और जंग जियो के ताउन से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। और इसमें क्या क्या नहीं हो रहा। येस्टरडे आई वेंट विद माई किड्स और एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, और इस वीकेंड पे होने जा रहा है बैले परफॉर्मेंस, और वो परफॉर्म करने वाले हैं बैले डे बार्सिलोना ग्रुप एक आया है स्पेन से, जिसमें मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के लोग दुनिया भर से मौजूद हैं। और इसके CEO और डायरेक्टर चेस जॉन्सी हमारे साथ मौजूद हैं, एंड अ वेरी स्टार परफॉर्मर Anna Ishi हमारे साथ मौजूद हैं। Welcome to Pakistan, welcome to Geo Pakistan. How's it been going so far? So when did you guys reach? We arrived on Tuesday morning, and we've been non-stop rehearsing. Rehearsing and at the Arts Council, doing workshops with the students and stuff like that. And how did this actually happen? Did somebody approach you? Did you you had a colleague who's in contact with somebody from the Arts Council? Because this is literally the first time I'm hearing of a ballet performance in Karachi. Well, we did the Ubuntu Festival in Rwanda, which is the memorial for the genocide there, and so the director of that put us in contact with Arman from the Arts Council. Yeah, from the Arts Council, and that's how it happened. All right. So Anna, how do you like it here so far? I got to know that you have also been conducting workshops for the dance students in Arts Council. It's lovely to stay here, and the people here are so nice and kind.
and we are having good time. Yeah. You're having a good time. Yeah. All right, Chase, dance is not really big here, as in a lot of parents don't encourage their kids if they're even great dancers naturally. So the kids that you have met so far in the Arts Council, as in how motivated are they, or how would you rate them? I think that I love traveling, and I love doing and I love giving workshops to kids, and so we all have the same passion and the same energy. They dream about performing. They dream about being professionals. Kind of in the same way in Barcelona, there wasn't a company, and now I've created opportunity for 60 dancers. You know, 60 dancers. Yeah. So here, when I see it, and I see those young faces, maybe they're doing hip hop, maybe they're doing traditional Indian classical, Indian dancing, because they dance for me too. We dance together in that. The passion is definitely here, and I think that anything's possible. And how many of you have actually come for this performance? 10 like dancers. 10 dancers? Yeah. And is it the same piece? Would you tell us something about the performance? Like, is it a story that you try to tell through performance, or what is the performance about generally, or this particular performance that you're performing tomorrow? Who would like to tell? You want me to go? Yeah. You can. So we have Narcisa, which she is dancing on her toes, yeah, on point. And that's kind of about the relationship between, a teacher and the mentorship between a teacher and a student, and that how there's that sort of parenting kind of love. So there is a story in the performance. Yeah, it might be hard to tell, but a little bit. And then Tongues is a little more deep. It's based on this philosopher Wittgenstein, and it's about thoughts. That one thought, you can create a whole world inside of your head, and that can be a good thing, and it can also be a bad thing, and it can make you go crazy. So Tongues is what it's called. It's really one of our masterpieces, and it's by Spanish choreographer David Rodriguez. Lovely. And so yeah, I hope people enjoy it, and I hope they're moved. This is a pretty hyped performance since the start of this festival. When this festival's curated, this performance that is happening tomorrow was one of the highlights even before you guys came here. So yeah, we are looking forward to that. Ballet from the outside looks very fascinating. Young girls and boys now they want to be performers and doing ballet. They dream themselves of doing ballet at some time, at some stage in life, but we know that you have broken toes and injured knees, and it's really, really tough. So, tell us about the physical strains that a person or a performer has to go through while performing or during practice. I think the Ballet de Barcelona, our company, we have like a lot of passion. So like, of course, we have to take care of our body, but our heart for dance comes first. So like sometimes we forget that we have pain or anything. So like I think that's a special part of our company. Very well said. And I hope that we can share this passion with the people here. And I hope we can like gather together, even though the nationality is different, but I hope we can feel like together. There are few languages in the world which are global, and dance is certainly one of them. Art is one of them. Yeah. So dance is art, and it's a global language. I'm sure people would resonate to it, people would understand, people would connect with you. So the same question, how physically demanding is your profession? Because there may be somebody watching us right now who wants to become like you, who wants to be a ballet dancer. Well, ballet is very, very hard, and oftentimes you have to start very, very young. I started when I was 8 years old. You started when you were 8 years old? Yeah, because ballet, it's so specific. I was telling the students yesterday in the workshop, and they were like, oh, this is too much to think about. But it takes years of dedication, and you have to decide really young that you want to do it. I decided at 14 that I wanted to be a professional dancer, and I still love it to this day. It's just something that I think I was born with. You have to be very careful with your body. You have to do lots of stretches. I do yoga to help, with the pain, because ballet is so unnatural, even though it looks so beautiful. And the flow looks really natural, but it is unnatural, you say. It is very unnatural, because you're sort of turned out. Your legs are, well, her legs do that. My legs. So yeah, you just have to take care of what you eat, and rest, and drink lots of water, and yeah.
So it is very demanding physically. So it is itself a workout? Do you like yoga as your alternate workout then, or you also do other stuff like gym or running or cardio or something like that? I'm pretty much, I do yoga 3 or 4 times a week, but she goes crazy with what do you do? हमने बहुत सारी बातें की हैं इनका हाथा. I've got to translate a bit for the audience as well. So बहुत सारी बातें की हैं जिनका हाथा हम करते हैं. हम इनसे अभी लास्ट सवाल ये था कि कितना फिजिकली डिमांडिंग है, क्योंकि ये जो अंगूठों पे खड़े होना या रक्स करना या परफॉर्म करना, इट इज़ नॉट ईजी. जाहिर है ये तो आपको खूबसूरत जूते और बैले शूज़, बैलरीना शूज़ नज़र आ रहे होते हैं. What do you call them? The shoes? Point shoes? Point shoes? Yeah. Point shoes नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर इनके ज़ख्म होते हैं, इनकी हड्डियों में चोटें होती हैं, बिकॉज ये कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी अननेचुरल. देखने में जितना खूबसूरत लगता है ये ह्यूमन बॉडी के साथ अननेचुरल होता है, इसलिए इसको कोप अप करने के लिए योगा करना पड़ता है, बहुत सारा अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत जल्द अगर आप बैले डांसर बनना चाहते हैं तो सीखना शुरू करना पड़ता है. जैसे कि चेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने 8 साल की उम्र में सीखना शुरू किया, एंड आना हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ओरिजिनली जापान से ताल्लुक़ है, बट ये बार्सिलोना में रहती हैं इस ग्रुप के साथ, और ये इनकी स्टार परफॉर्मर हैं. सो बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन साथ ही आपको ये याद करा दें कि इफ़ यू वांट टू वॉच दिस परफॉर्मेंस आपको आर्ट्स काउंसिल आना पड़ेगा कल रात 9 बजे सैटरडे. ये हाईलाइट परफॉर्मेंस है आर्ट्स काउंसिल के इस वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की. 10 डांसर्स आए हैं स्पेन से, बैले डे बार्सिलोना ग्रुप की तरफ से. ऑलराइट, योर फाइनल थॉट्स? Do you also, you know, we were having a discussion in the break. I don't think so we have a ballet school in Karachi. Would you help us with that? I would love to. Would you help Arts Council with that? Yeah, no, I love that. That's kind of what I did in Rwanda. I kind of brought ballet to Rwanda, and I went there several times to train their teachers, you know, and now there's a whole group of Rwandan dancers that are dancing professionally. You can be there online for them, teaching them, taking classes, you know, fixing their techniques and tweaking their moves. Yeah, and Anna did that too, and I love to bring ballet everywhere we go, because I just think it's wonderful to feel beautiful while you do it. Ballet is something that, even though it's unnatural, it's something that, it's a feeling you get. Yeah. You feel beautiful, you know, and और एना ने एक बड़ी अच्छी बात की है, वो ये बात की है कि हमें अपनी चोटें भूल जाती हैं क्योंकि हमारा दिल, हमारा पैशन इतना बड़ा है. I'm just telling them about what you said, that you know the passion takes over the body pain. Yeah. So yeah, that's the spirit of anything, be it any work. So thank you, Anna, Ayushi and Chase, for being with us, and good luck for your performance. I hope you continue to have a great time. Thank you so much. Thank you. Thank you. So we are looking forward to that. हमने तो अपने passes का इंतज़ाम कर लिया, आप लोग भी ज़रा कम ही रह गए हैं. देखें अगर जाना है तो. अभी हमारे पास खबर ये है, पाकिस्तान की चौथी विकेट गिर गई है 99 रन पे. हमारे कप्तान शान मसूद 26 रन बनाकर आउट हो गए हैं. भाई किसी को आके संभालना होगा, अदरवाइज तो लेट्स सी क्या होता है. दैट इज़ इट. मिलते हैं जल्द.